अगर इस बोट पर कोई भी आता ना तो नचिकेत को जरूर पता चलता। दवेद, हो सकता है कोई इस बोट पर छुपा हो और ओडुना को मारने के बाद इस पानी में कूद गया और फिर तैर कर बच निकला। इतनी रात को तो कोई अच्छा तैराक ही बिना डूबे किनारे तक जा सकता है। वरुण, मेरा यकीन कर, नचिकेत ने मारा अपनी पत्नी को। ओडुना की मौत के बाद कोई इस बोट पर आया था? नहीं साहब। ये च्युइंगम कौन खाता है? मैं तो नहीं साहब, सोचते भी नहीं। कोई नहीं साहब। ये च्युइंगम का डीएनए टेस्ट करो। जूतों के निशान, वो भी बोट के बाहरी हिस्से पर। दवे, वो देख। ये क्या कर रहा है तू? जूतों का साइज देख रहा हूं, 11 नंबर। इतना बड़ा पैर किसका है? मेरा 8 नंबर साहब। साहब मेरा 9। 8-9। मछली? ये मछली उस रात बोट पर थी। लो, मिल गया तीसरा। इस मछली ने मारा है अधुना को और फिर शर्म के मारे खुद ने आत्महत्या कर ली। सौत्या, तुमने उस रात पूरी बोट साफ की थी, फिर ये मछली कहां से है? मच्छी पकड़ने का बोट है साहब। ये बोट के हर कोने में आपको कहीं कोई ना कोई मच्छी जरूर मिलेगा। पर ये तो क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। बोलो क्या हुआ? एक मरी हुई मछली, एक च्युइंगम, एक जूते का निशान। ढूंढो उनके बूते पर असली कातिल। चल, कुछ और ढूंढते हैं। ढूंढ गया। वो लड़का यहाँ क्या करने आया था? ये देखने आए थे। बोट पर कोई सबूत तो नहीं तू नचिकेत भाव को बचा सके? कोई सबूत मिला? हाँ, मिला ना। एक जूते का पैर का निशान और वो भी 11 नंबर का, आपका साइज का। और एक मरेली बच्ची। और एक और चीज भूल गया। हाँ? याद आया ना? वो चिंगम। वैसे ही चीज आप खाते हैं। बोला था मैंने उस नचिकेत बहू को कि देख बहू, अपना काम में टांग अड़ाने का नहीं, पुलिस को कंप्लेन करने का नहीं। फिर माना नहीं। आज वो खुद पुलिस के लफड़े में अंदर, बीवी का मर्डर। ए दगड़ू, सचमुच उस रात नचिकेत को अपनी बीवी का मर्डर करते देखा था? हाँ देखा,
बोला तेरे से मैं झूठ बोलूंगा क्या? हाँ? और वैसे भी नचिकेत बाबू को झूठ मूठ में क्यों फंसाने का? सत्या, साला उस दिन तो तू मेरे को अदालत में बहुत अच्छा से फंसाने वाला था रे। हा? क्या बोल रहा था? जज साहब, उस मोटर बोट में डगड़ू था। बेटा, शुक्र मना कि उस दिन मैंने अदालत में तेरी पोल नहीं खोली। आज के बाद अगर दिखा ना तो बीच समंदर में ले जाकर धकेल दूंगा, उसी तरह, समझा क्या? चल। मछली, समंदर में मछली तो होती ही है वरुण, इस मछली में क्या विशेष है? सर, इस मछली को देखकर वो लड़का शंकर घबरा रहा था। मुझे लगा कि शायद इस मछली का हमारे केस से कोई लेना देना हो सकता है, इसलिए ले आया। अगर शंकर इसे देखकर घबरा रहा तो समुद्र की इस मछली में कोई बात अवश्य होगी। और ये नौका के बाहरी हिस्से पर 11 नंबर के जूते। सब मैं भी यही सोच रहा था। इतनी ऊंची बोट जिसके बाहरी किनारे पर किसी के जूतों के निशान, उतनी ऊंचाई पर किसी का पैर कैसे जा सकता है, वो भी बोट के बाहर से? अगर कोई बोट के बाहर से बोट पर चढ़े तब तो पैर रख सकता है। देखते हैं। ये बता, उस च्युइंगम का तूने क्या किया? इंस्पेक्टर दवे के पास है डीएनए टेस्ट के लिए। पता तो चले कि उस बोर्ड पर च्युइंगम कौन खा रहा था। मछली का क्या करें? योर ऑनर, मैं इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह दगड़ू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। कमाल कर दिया दगड़ू साहब आपने। उस हत्याकांड को देखकर, अदालत को उसके बारे में बताकर आपने तो ये केस घुमा कर ही रख दिया। क्या करेगा साहब, जो देखा वो बताना पड़ा। आगे भी जो देखा वही बताना। हाँ, तुम्हें पूरा विश्वास है कि नचिकेत जी ने ही अपनी पत्नी अदुना को मारा है, उनकी हत्या की है? हो साहब, 100%। तो कितनी दूरी से देखा? आपकी नौका इनसे कितनी दूरी पर थी? यही साहब कोई 40-50 फीट के आसपास। 40-50 फीट, यानी कि मान लेते हैं उस दीवार से थोड़ी और दूर। तकरीबन लगभग तकरीबन उतना ही। तो ये बताइए कि रात का समय, समुद्र में अंधकार, कहीं कोई रोशनी नहीं? वो साहब, मेरे पास टॉर्च था ना, तो उसी को ऑन करके देखा। हाँ, वो उस टॉर्च से आपने देखा। ये वही टॉर्च था ना जो सौतिया जी की नौका में था पहले से ही, क्योंकि आप तो लेकर नहीं गए। नहीं साहब, वही टॉर्च था। ये वाला टॉर्च? हो साहब, ये वही टॉर्च था। 100% साहब। 100%, 100%, 100% यही टॉर्च था। चलिए देखते हैं कि इस टॉर्च की रोशनी उस दीवार तक पहुंच पाती है या नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि अदालत की बत्तियां कुछ समय के लिए बंद कर दी जाए। अदालत में अंधेरा किया जाए। ये लीजिए। हाँ, चलिए जलाइए। हाँ। क्या हो गया? चलिए ना, जलाइए। चालू तो कर रहा साहब, लेकिन ये हो नहीं रहा। नहीं साहब, जरा जोर लगाइए, चल जाएगा। नहीं चल रहा? बत्तियां ऑन करिए। लगता है टॉर्च अब खराब हो गया। लगता शायद बैटरी ना हो, इसमें डालना भूल गया शायद। नहीं, बैटरी है, दीजिए। कर सकता हूँ मैं? हाँ। देख रहे हैं आप, बैटरी पूरी तरह से पिघल गई, जिसके कारण टॉर्च खराब हो चुकी है। करेक्ट, इसलिए नहीं जली।
ऐसा भी तो हो सकता है कि अधूना की मौत के बाद ये बैटरी पिघल गई हो। आपको जानकारी भी नहीं है ना जायसवाल साहब की बैटरी पिघलने में कितना समय लगता है। पूरा महीना लगता है और कई महीनों से ये टॉर्च सौतिया की नाव में पड़ी हुई है, जिसके कारण ये बैटरी पिघल गई और टॉर्च जली नहीं है। अब बताइए कि जब टॉर्च ही खराब है तो इन भाई साहब ने टॉर्च की रोशनी में कैसे नचिकेत को अधूना की हत्या कर दी? देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। टॉर्च नहीं चली, लेकिन वो जो इनकी जो नौका थी सवेरा, पहली शादी की सालगिरह थी ना, तो बहुत रोशनी थी, तो उस रोशनी में देख लिया होगा। नचिकेत जी, इम्पॉसिबल, ये झूठ है, क्योंकि नीचे जाने से पहले मैंने वहां की सारी बत्तियां बंद की थी, वहां पर अंधेरा था। सुन लिया साहब, आप चुपचाप खड़े हैं, आप ही बता दीजिए, इस अंधकार को दूर करिए, सच्चाई पर रोशनी डालिए, वरना आपको डाल देंगे दवे साहब अंदर और सच उगलवाएंगे। माना कि उस दिन मैंने टॉर्च को छुआ नहीं था, वो क्या था कि मैं डर गया था साहब, सोचा टॉर्च को ऑन करूंगा तो दिख जाऊंगा, लेकिन साहब मैंने सुना, अधूना भाभी को चिल्लाते हुए सुना कि नचिकेत मुझे मत मारो। अच्छा, आपने सुना, पहले कहा था कि देखा, तो मतलब पहले क्यों झूठ बोला था आप? ये पुरानी शत्रुता जो है आपकी नचिकेत जी के साथ, उसका बदला लेना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें फंसाना चाह रहे थे, इसलिए झूठ? नहीं साहब, मैंने सुना था। नहीं, सुना तो पहली बार तो झूठ बोला था, अब कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हैं? वैसे आपके झूठ भी आपके पाँव की तरह लंबे लंबे हैं। किस नाप का जूता पहनते हैं आप? ग्यारह नंबर साहब। ओह, 11 नंबर के जूते। योर ऑनर, पुलिस को नचिकेत जी की नौका के बाहरी हिस्से पर 11 नंबर के जूतों का निशान प्राप्त हुआ है। योर ऑनर, ये निशान पुलिस को वहां मिला जहां से दूसरी नौका से इनकी नौका पे प्रवेश किया जाता है। आपका मतलब है कि उस रात एक और बोट थी? तो जी एक मिनट, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जूते के निशान थे वो पहले से हो, वो उस बोर्ड पहले से। ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए नहीं किया। नचिकेत के भी पाँव के निशान हो सकते हैं। नचिकेत जी 9 नंबर के जूते पहनते हैं, 11 नंबर के नहीं। तो दगड़ू साहब, हुआ ये कि आप अपनी नाव लेकर के नचिकेत जी के नाव के पास चले गए, वहां से आप चढ़े इनकी नाव पर। तुम्हारा इरादा शायद नचिकेत को मारने का था, किंतु जब अधूना ने वहां तुम्हें देखा तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। आई शपथ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं तो उस दिन मोटर बोट से उतरा भी नहीं था। मैंने जैसे ही दूसरी बोट को देखा, वहां से क्या देखा आपने? मैंने वहां एक दूसरी बोट देखा। दूसरी बोट देखी? जी साहब, जो बड़ी वाली बोट से एकदम लगी हुई थी। तुम तेरा क्या कर रहे हो? इस टोकरी में क्या है? और मैं बोट घुमाकर वापस चला गया। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं पहले झूठ बोल रहा था साहब, क्योंकि मैं नचिकेत बहू को फंसाना चाह रहा था। ये सारा काम वो दूसरे बोट वाले का है साहब। और वो दूसरी बोट को आपने देखा, लेकिन पहचानते हैं आपके नहीं? मैं पहचानता तो नहीं हूँ साहब, पर वैसा ही बोट हमारे एरिया में एक आदमी के पास है, अधूना भाभी का सौतेला भाई पीताम्बर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं अधूना का सौतेला भाई, तो क्या इसका मतलब मैंने उसका खून किया? वो बोट मेरी नहीं थी। उस रात पीताम्बर जी कहाँ थे आप? मैं अपने घर पे आराम कर रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। झूठे हैं जज साहब, किसी ने मारा है भाभी को उनकी जायदाद के लिए। मिस्टर तुषार, आप बैठ जाइए। मिस्टर पाठक, अपनी कार्रवाई जारी रखिए। धन्यवाद। हाँ, तो कहाँ थे आप? जूतों का नाप क्या है आपका?
11 नंबर। 11 नंबर के जूते। पुलिस को जिन जूतों का छाप मिला था वहां नचिकेत जी की नौका पर वो भी 11 नंबर का था। च्युइंगम चबाने की आदत भी है आपको? जी। च्युइंगम चबाने की आदत भी है आपको पीताम्बर जी? ये च्युइंगम भी पुलिस को प्राप्त हुई है नचिकेत जी की नौका पर से, और इसका डीएनए टेस्ट करवाने से पता चला है कि इसे आप ही चबा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? उस दिन मैं बोट पे था ही नहीं। हो सकता है कि दूसरे दिन आप बोट पे गए हो। नहीं जी नहीं, जरूर कोई मुझे फंसा रहा है। क्यों कोई आपको फंसाएगा? आपको नाचिकेत ने बताया नहीं मेरी और मेरी बहन की दुश्मनी के बारे में? नचिकेत जी? जी सर, पीताम्बर और अधुना के बीच में कई सालों से झगड़ा चल रहा था फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर। पीताम्बर को ऐसा लगता था कि अधुना गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। अधुना पीताम्बर की बहुत इज्जत करती थी। क्या आपको लगता है कि पीताम्बर जी उस जायदाद के लिए, उस संपत्ति के लिए अधुना जी की हत्या कर सकते हैं? जी नहीं। आओ, आपको शर्म आती तो मैं बता देता हूं। सर, ये आदमी पीताम्बर चरस गांजे का धंधा करता था। हजार बुरे कामों में था। भाभी उसका सच जानती थी, लेकिन वो डरती थी कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो उनके खानदान का नाम खराब हो जाएगा, और इसी लिहाज से मेरा भाई अभी तक चुप है। तुषार, सर, ये आदमी इतना बड़ा कमीना है कि पैसे के लिए अपनी बहन क्या, अपने बाप तक को मार दे। अपनी जुबान को लगाम दो तुषार। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पीताम्बर, आप बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, ये च्युइंगम वाली बात जो अभी पाठक साहब ने कही, वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट वगैरह, तो ये च्युइंगम 10 दिन बाद उसी बोट पर से मिला नचिकेत जी की जो सवेरा ट्रॉलर है वहां से। और इन दिनों 10 दिनों में पुलिस, फोरेंसिक्स, कितने लोग आए गए होंगे, तो ऐसा कैसे हुआ कि किसी के भी पैर में नीचे ये च्युइंगम नहीं चिपकी? हो सकता है कि ये इत्तेफाक हो। और नहीं योर ऑनर, हो सकता है कि इत्तेफाक हो, परंतु प्रतिपक्ष होने के बावजूद मुझे कहना पड़ेगा कि जायसवाल साहब की बात उचित है ना? फिर और मुझे तो शक है योर ऑनर कि किसी ने जानबूझकर उस बोट पर वो च्युइंगम डाली होगी इनको फंसाने के लिए, पीताम्बर जी को फंसाने के लिए। और आई एम सॉरी टू से, बट मुझे तो शक हो रहा है कि वो इंसान आपका सहायक वरुण है। आपकी मानसिक स्थिति ठीक है ना जायसवाल साहब? बिल्कुल। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जायसवाल साहब सही कह रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। नाचिकेत तो तुषार मुझसे, मेरी बहन से नफरत करते थे। पूछिए इससे, शादी के बाद किस तरह मेरी बहन को सताता था। पीताम्बर, ऐसा पहले था, अब मैं बदल चुका हूं पीताम्बर। झूठ। ये मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता था। इसका अफेयर उस नियति के साथ चल रहा था। ये मेरी बहन को मेंटल टॉर्चर करता था। जरूर इसने और नियति ने मेरी बहन को मारा और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे। प्लीज जज साहब, इनकी चाल कामयाब मत होने दीजिए। साहब, ये पीताम्बर भाव की बात पे जरा भी विश्वास नहीं करने का। जितना सीधा ये दिखता है ना साहब, उतना ही टेढ़ा है। ये तुषार भाव सही बोलने का, एक नंबर का लालची और चोर किस्म का आदमी है साहब। साहब, पैसों के लिए इसीलिए भाभी को मारा होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदालत में आईएम जायसवाल ने जो मुद्दा उठाया था च्युइंगम का, बात में दम थी। सोच, और उन्हें एक च्युइंगम वहां नौका पर पड़ी हुई है इतने दिनों से, न किसी ने देखी उसे, न किसी के जूतों पर चिपकी। विचित्र बात है नहीं साहब? आपको लगता है कि कोई पीताम्बर भाव को फंसा रहा है, जबकि उनका कहना है कि उनको नियति फंसाई होगी। नियति जी, हाँ, वो आमंत्रण दिया था मैंने यहाँ कार्यालय में आने का, लेकिन
पहुंची नहीं है अब तक। फोन लगा वरुण देख, सर आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्या बात? हेलो। हेलो, नियति है? नहीं है, वो तो टेनिस का फाइनल मैच खेलने गई है। अच्छा, अब वापस आए तो कहना कि मिस्टर केडी पाठक के ऑफिस से फोन आया था। थैंक यू। कमाल है सर, यहाँ मर्डर का केस चल रहा है और मैडम टेनिस फाइनल्स खेल रही है। फिर इस मछली का नाम क्या है सर? जी साहब, हाँ? हम लोग इसको वापटी कहते हैं साहब। वापटी? हो साहब, फ्राई करने में और मसाला बनाने में काम आती है। ये बताओ कि ये वापटी मछली समुद्र के किस हिस्से में पाई जाती है? साहब, ये आपको बीच समुद्र में मिलेगी। गहरे पानी की मछली है ना साहब। समुद्र के बीच में? किनारे से कितनी दूरी पर? यही कोई साहब 10-15 किलोमीटर। हाँ, लेकिन वो नाव जो है वो तो किनारे से 2-3 किलोमीटर ही दूर थी। जी साहब। तो समझाओ मुझे सौत्या जी कि मध्य सागर में पाई जाने वाली मछली किनारे में रखी हुई बोट पर कैसे आ गई? हो सकता है पहले इस मछली की फिशिंग हो चुकी हो। नहीं साहब, वो बोट तो कई महीनों से गहरे पानी में गई ही नहीं। साहब, हम लोग उस बोट का इस्तेमाल समुद्र के किनारे मछली पकड़ने में करते हैं साहब। लेकिन साहब, तभी उस दिन शंकर उस मछली को देख के चौंक गया था। लेकिन साहब, गहरे पानी का मछली अब उनका बोट में आया कैसे और क्यों? मैं बताता हूँ आपको और जायसवाल साहब को भी कि ये क्यों और कैसा है। वो जो दूसरी नाव थी नचिकेत जी के नौका के पास, जिसमें से 2 व्यक्ति सामान लेकर जा रहे थे नचिकेत जी की नौका में, क्या यह संभव है कि ये मछली उसी समय वहां गिरी हो उस नौका में? संभव है, पॉसिबल। बट आधी रात को कोई आदमी एक बोट से दूसरी बोट में सामान की अदली बदली क्यों करेगा, वो भी इन्हें बताया बिना? नहीं, मानता हूं मैं कि मछलियां बहुत महंगी हो चुकी है, बट मछली की स्मगलिंग? नहीं, मछलियों की नहीं, मछलियों में दबी हुई किसी और वस्तु की स्मगलिंग। हो साहब, ये समुद्र के स्मगलर लोगों का बहुत ही पुराना पैतरा है साहब। ये लोग मछली के नीचे चरस गांजा वगैरह छुपाकर रात को एक नाव में से दूसरे नाव में डाल देते हैं साहब। मैंने तो साहब कई बार देखा है, मेरा मतलब है साहब, सुना है। योर ऑनर, मैं नियति जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। क्या मैं जान सकती हूँ आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको तो एक स्मगलर की तलाश थी ना? हाँ, नहीं, आपको तो यहाँ किसी और ही कारणवश बुलाया है। ये पूछने के लिए कि आप कल मेरे कार्यालय आने वाली थी, आप आई नहीं, क्या हुआ? अब हाँ, वो मुझे बहुत जरूरी काम था। वो आपका टेनिस की प्रतियोगिता चल रही थी, उसका फाइनल मैच था। जी हाँ, क्या हुआ मैच का? हाँ, मैं फाइनल जीती। अरे क्या बात है, बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू। काबिले तारीफ काम किया आपने। ये अभी देखिए ना, एक टूटे हुए कांधे के साथ में टेनिस प्रतियोगिता का फाइनल जीतना बहुत ही कठिन है, जबकि आप इस कांधे को लेकर तैर भी नहीं सकते। अब टेनिस खेलते वक्त तो अत्यधिक जोर पड़ता है कांधे में, तैराकी की तुलना में कितना कुछ होता है, स्मैश, ओवरहेड, रिटर्न इत्यादि इत्यादि। बहुत कष्ट हुआ होगा आपको जीतने में, नहीं? क्या यह सच नहीं है कि जो रिपोर्ट्स हमारे माननीय जायसवाल साहब ने बड़ी उग्रता से पेश किए थे आपके कांधे को लेकर, वो रिपोर्ट्स झूठी थी? मैं हूं ना सही? जी। आगे बताइए, क्यों झूठी रिपोर्ट्स पेश की आपने अदालत में? सच बात तो ये है कि मैं बहुत डर गई थी। मैं डर गई थी कि आप और नचिकेत मुझ पर शक करेंगे, और क्योंकि मैं एक अच्छी तैराक हूँ, मेरा केस कमजोर पड़ सकता है। इसलिए मैं पहले ही डॉक्टर से मिली और मैंने उनसे नकली सर्टिफिकेट्स बनवाए। केवल इतना ही नहीं,
आपने नचिकेत को भी फंसाया, ये कहकर कि वो अपनी पत्नी अधुना को मारना चाहता था। फंसाया ना आपने? जी। क्यों फंसाया? क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहती थी। और बदला आपने लिया अधुना को मारकर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये झूठ है, मैंने अधुना को नहीं मारा। उस रात मैं अपने घर पे थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। नियति निर्दोष है जज साहब। मिस्टर तुषार, ये आपका घर नहीं है कि आप बार बार उठे और कुछ कहें। यहाँ बगैर इजाजत के आप कुछ नहीं कह सकते। सॉरी सर, लेकिन मुझे एक बात कहनी है जो इस केस के लिए बहुत जरूरी है। सर, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाभी के मर्डर के पीछे कोई और नहीं, उनका भाई पीतांबर है। और कल रात मेरा ये शक यकीन में बदल गया जब मैंने शंकर को पीतांबर के साथ देखा। सर, शंकर पीतांबर के साथ काम करता था। वो मेरे भाई को धोखा दे रहा है। उसी ने उसको सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। आप पूछिए उससे। सच है ये बात? पीतांबर पैसे दे रहा था तुम्हें? अरे हाँ साहब, वो तो मैं उनसे उधार ले रहा था। अरे पीतांबर आपको अचानक उधार क्यों देने लगा? देखो शंकर, सच सच बताओ क्या है। अदालत में झूठ बोलने की सजा बहुत कड़ी होती है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो तो मैं पीतांबर भाव को मदद कर रहा था साहब। किस प्रकार की मदद कर रहे थे? पीतांबर भाव जो मुझसे पूछते थे मैंने बताया साहब। बोट कब जाएगी, कौन होगा उस पे, किधर जाने वाले हैं, मेरे को कुछ भी आइडिया होता साहब। उसके बाद में क्या करने वाले हैं मैं उनकी कभी मदद नहीं करता साहब। क्या ये आइडिया, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या किया पीतांबर ने? उन्होंने अपनी बहन अधुना का मर्डर किया। शंकर झूठ बोल रहे। मैंने कब कहा कि अपनी बहन को मारने जा रहा हूं? पीतांबर जी बैठ जाइए, आगे बताओ, विस्तार में बताओ क्या हुआ। उस रात वही हुआ जिसका मुझे डर था साहब। पीतांबर भाव बोट पर गए होंगे और वो पीतांबर भाई, उस बोट में नाचिकेत और अधुना के अलावा और कौन? कोई नहीं। किसी को कहना मत कि मैं आया। पर आप कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन की कहानी खत्म करने। पीतांबर भाई, आप यहाँ इतनी रात गए? यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें मिलता चलूं। एक्चुअली मैंने कुछ गलत किया। मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें मारता चलूं। अब इस जायदाद और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब। भाभी को इन्होंने मारा। शंकर झूठ बोल रहे। मैं उस बोट पे गया ही नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि कोई पीतांबर को फंसा रहा है?
कहना कठिन है वरुण, लेकिन उस च्युइंगम की वार्ता के बारे में सोचो तो पीताम्बर की बात में सच्चाई दिखती है। वैसे भी दो ही बातें हो सकती है, या तो पीताम्बर झूठ बोल रहा है या शंकर। सर पीताम्बर तो पुलिस कस्टडी में। शंकर को लेके छानबीन कर। साहब आपके पास पैसे हैं तो एक वो मिलेगा। हाँ साहब मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं सब लोगों का मदद करता है जो मेरी मदद करता है, पैसा देकर और दारू देकर। अच्छा ये बताओ, फिलहाल तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? उस रात तुमने पीताम्बर को जेट्टी पर नहीं देखा था ना? वो पूरी कहानी नकली है ना? आपको कैसे पता? क्योंकि उसने मुझे सब सच बता दिया है। किसने? उसी ने जिसने तुम्हें अदालत में बोला था झूठ बोलने को। तुषार बाबू ने? हाँ, मैंने ही शंकर को पैसे दिए थे अदालत में पीताम्बर के खिलाफ गवाही देने को। क्यों? क्योंकि मैं जानता था पीताम्बर ने मारा है भाभी को, और आप लोगों को ठोस सबूत भी नहीं मिल रहा था उसके खिलाफ। आप आवाज नीचे रखिए, मेरा दफ्तर है। ये कोई तरीका नहीं होता सबूत हासिल करने का। छोड़ देता हूं मैं ये केस, आप खरीदते रहिए गवाहों को। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने भाई को बचाने के लिए मैं स्वार्थी हो गया। अब आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अदालत में अपने सारे झूठ मान लूंगा। आप प्लीज ये केस मत छोड़िए, मेरे भाई को बचा लीजिए सर। ठीक है, तो ये बताओ कि नचिकेत ने तुम्हें फोन करके जेट्टी पर बुलाया था, उस समय कहां थे तुम? मैं अपने घर पर ही था सर। क्यों? पूछ रहा हूं बस। यार तू इतनी रात को कौन सा सबूत देखने आया? केडी पाठक के पास कोई दूसरा काम वाम नहीं है क्या? गोल चौकी पुलिस स्टेशन। मर जेटी पर स्मगलिंग का सामान उतर रहा है अब से 2 घंटे बाद। तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ, पर इस समय जेटी से जो सामान उतार रहा है वही अदुना का खूनी है। हेलो हेलो, चल मेरे साथ। क्या होता है बताता हूँ, चल। रुक जाओ, पकड़ो से, रुको। ये माल मेरा नहीं है, तगड़ू का है। अदुना को तूने मारा ना? अदुना को तूने मारा ना? बोल। क्या? नहीं। साहब, मैं दगड़ू भाव के लिए स्मगलिंग करता हूं, लेकिन साहब अदुना भाभी के मर्डर में हम दोनों का हाथ नहीं है, और कम से कम मेरा तो नहीं है साहब। आपको अदुना जी के बारे में कब पता चला? साहब, मैं घर में सोया था, मेरे को तुषार भाव का फोन आया। उन्होंने मेरे को बोला कि भाभी मिसिंग है। मैं जेट्टी में पहुंच गया साहब, और साहब वहां पर तुषार भाव आया और हम दोनों ने मिलकर बोट का इंतजार किया साहब। तुषार, तुमने मुझसे कहा था कि उस रात जब अदुना जी की मृत्यु हुई उसके पश्चात नचिकेत ने तुमको फोन करके जेट्टी पर बुलाया, तुम घर से आए? जी घर पर था। कैसे आए थे अपने घर से? अपनी मोटरसाइकिल से। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हैं? कौन सी बाइक है, उसका इस केस से क्या लेना देना होगा? कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी बुलेट 500 सीसी। अरे वाह,
बड़ा ही दमदार मोटरसाइकिल है। फट 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 ऐसा आवाज करती है। जब गाड़ी निकलती है तो पूरा मोहल्ला हिल जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक आए थे तुम उस मोटरसाइकिल पर? जी अपने घर से जेटी तक। और वहाँ सौत्या आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जी हाँ। धन्यवाद योर ऑनर। मैं एक बार सौत्या जी को फिर कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। अनुमति है। सौत्या जी, तुषार ने आपको फोन किया था और आपको जेटी बुलाया था। हो साहब। आप वहां पहुंच गए, उसके बाद तुषार आए वहां। हो साहब। अपनी 500 सीसी की बैंडिट मोटरसाइकिल पर। तो आपने उन्हें मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा होगा। नहीं साहब, तुषार भाव तो जेटी पे पैदल उतरा था। सौत्या सौत्या नचिकेत भाव का फोन था। अधूरा भाभी बोट से लापता है। वो बोट लेकर यहीं पे आ रहे। एक मिनट। तो आप कह रहे हैं कि तुषार जी के पैंट के पैंचे ऊपर चढ़े हुए थे? और साहब गीला भी था। गीले भी? तो पैंट गीला तभी होता है और कोई भी व्यक्ति पैंट को ऊपर तभी करता है जब वो पानी में गया हो। है ना? हो साहब। अच्छा, तो हो सकता है कि उन्होंने मोटरसाइकिल कहीं दूर छोड़ दी हो। तो अंधेरी सुनसान रात थी तो मोटरसाइकिल की फटफटाने की आवाज तो सुनी होगी। नहीं साहब, आवाज नहीं सुनी? 101%। अद्भुत बात है कि इतनी सुनसान रात में मोटरसाइकिल की इतनी तीव्र फटफटाने की आवाज सुनाई ही नहीं थी। सर पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये। मैं बाइक पर ही था। आप बाइक पर नहीं थे? बाइक पर नहीं आए थे, वहां आप बोट पर आए थे। क्योंकि उस रात आप न घर पर थे न जेटी पर थे, आप समंदर के बीच में थे। आपकी बाइक केवल वहां पार्क की गई थी बंद अवस्था में, इसीलिए किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। ये सब आपसे किसने कहा? आपके केबल वाले। उस रात आपका केबल वाला आया था आपके घर पैसे लेने और उसने कथन दिया है पुलिस को कि उसने आपके घर में ताला लटकता हुआ देखा। आप थे ही नहीं घर पर। सर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था पर समंदर नहीं गया था। आप समंदर के बीच में ही थे। बीच समंदर में मैं क्या करूंगा? भाई जो सौत्या जी ने हमें बताया, कश्ती में मछली के नीचे स्मगलिंग का सामान। यही है आपका असल व्यवसाय और अपना व्यवसाय करने के लिए आप अपने भाई को बिना बताए इनकी नौका का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। उस रात भी आप अपनी छोटी सी मोटर बोट में वो सामान लेकर गए थे और वो जो दो व्यक्ति दिखाई पड़े थे सामान चढ़ाते हुए, उसमें से एक आप थे। वाह, मेरे भाई को बचाने के लिए आप मुझे ही फंसा रहे है। कोई सबूत आपके पास? एक बात भूल रहे हैं आप तुषार जी कि उस मोटर बोट में दगड़ू ने एक नहीं 2 व्यक्तियों को देखा था। एक आप हो गए और एक आपका साथी। कौन सा साथी? अरे वही साथी, आप तो जानते ही होंगे कौन सा साथी। सर कोई नहीं है। आपके कहने से कोई नहीं हो गया। देखिए सच सच बताता हूं आपको, आपका जो साथी है वो हमारी गिरफ्त में आ चुका है। भोजन का समय हो गया है। भोजन के पश्चात आपके साथी को हम यहाँ लाएंगे अदालत में और वो आपका पर्दाफाश करेगा। थैंक यू। सर प्लीज। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। कुछ कह रहे थे आप? मिस्टर पाठक आप क्या कह रहे हैं? मेरा कोई साथी नहीं है। अरे जब मैं बीच समंदर में गया ही नहीं तो कोई नहीं है मिस्टर पाठक। भाऊ मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोजन के बाद बात करते हैं। हेलो इंदर, कमीने अगर तूने मेरे खिलाफ अदालत में कुछ बोला तो याद रखना तेरी भी कहानी बता दूंगा। ये मत भूल, इस धंधे में तू भी मेरे साथ है। क्या? किधर है तू? अलीबाग में? पर केडी पाठक तो बोल रहे थे कि तू हेलो इंदर जी, जरा 1 मिनट होल्ड करिए कृपा। थैंक यू। धन्यवाद
अपने इकबाल जुर्म के साथ साथ आपने अपने मित्र का पता भी बता दिया। हाँ इंदर जी आप रुकिए, वहां अलीबाग पुलिस आप तक पहुंचती हो। थैंक यू सो मच। भोजन तो किया नहीं होगा, चलिए जेल में कर लीजिएगा। चलिए सर पिछले 2 सालों से मैं और मेरा दोस्त इंदर चुपके से ड्रग स्मगलिंग का धंधा कर रहे हैं। बिना बताए भाऊ की बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यह बात सच है कि भाऊ को इसकी कोई खबर नहीं। उस रात मैं और इंदर समुंदर के बीच में से कोकेन की डिलीवरी ला रहे थे। तभी मुझे पता चला कि कोस्ट गार्ड को हमारी बोट का पता चल गया। इसलिए जैसे ही मैंने भाऊ की बोट को समंदर के बीच में देखा तो सोचा कि सारा माल उसमें डलवा देता हूँ। हाँ ठीक है, खबर पक्की है, जेटी पे कोस्ट गार्ड के आदमी है। अब क्या करें, सोचने दे। नचिकेत भाऊ की बोट, एक काम कर, अभी सामान उसमें डलवा दे। जैसे ही सुबह सिग्नल क्लियर होगा उसमें से निकलवा देंगे। चल बोट उधर ले चल। ठीक है लेता हूं। तुषार, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो यहाँ नचिकेत के साथ अपनी एनिवर्सरी मनाने आई थी। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ? इस टोकरी में क्या है? भाभी कुछ नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। तुम ड्रग्स की स्मगलिंग करते हो? कुछ नहीं, वो भी नचिकेत की बोट पर? मैं आपको समझाता हूँ। अभी बता दो। नचिकेत, नचिकेत, मेरी बात सुन। नचिकेत, भाभी मेरी बात सुन। भाभी मेरी घबराहट में आके मैंने भाभी की जान ले ली, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारना चाहता था। पर अगर उन्हें नहीं मारता तो मेरा सच सामने आ जाता। तुषार, तुम भाऊ, जैसे ही मुझे पता चला कि पुलिस ने आपको मर्डर के चक्कर में पकड़ा है, मैं घबरा गया। आपको जेल कैसे जाने देता, वो भी मेरे जुर्म के लिए। इसीलिए मैंने पीताम्बर को पकड़वाना चाहा। वो च्युइंगम भी मैंने डेक पे फेंकी थी। फिर मैंने शंकर को पैसे देके पीताम्बर के खिलाफ बोलने को कहा, और जब आपने वो बात पकड़ ली तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से फोन करवाकर इल्जाम सौतिया पे डलवाना चाहा। क्योंकि आप जानते थे कि सौतिया जी उस रात जट्टी पर स्मगलिंग कर रहे हैं। हाँ, पर मैं से अपनी गलती छुपाना चाहता था, किसी और को पकड़वाना चाहता था, अपने भाई को बचाना चाहता था। देखो तुषार, किसी की हत्या करना भूल नहीं, अपराध होता है, और अपराध का दंड तो मिलना चाहिए। कीड़ी पाठक के होते हुए ऐसा अवश्य हो। तो डिफेंस रेस्ट। यह अदालत मिस्टर तुषार कोहली को मिसेस अदुना कोहली के कत्ल में दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और मिस्टर नचिकेत कोहली को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। अब यह मुकदमा यहीं बंद किया जाता है। पाठक साहब जी जायसवाल साहब। शाकाहारी है लेकिन मछलियों का नॉलेज सॉलिड है। हाँ हाँ, क्योंकि जायसवाल साहब हमारे व्यवसाय में there is always something fishy.
अरे ओए खबीज का बच्चा दिखता नहीं है क्या? खबीज का बच्चा तो तू है, तुमको नहीं दिखता है। ओए मुझे खबीज का बच्चा मुझे हाथ लगाता है। हाँ लगाता हूँ मैं तुझे। खबीज का बच्चा बोलता है। चल तेरे को देखता हूँ मैं। मर गए साहब। हेलो मिस्टर केडी पाठक, मैं इंडियन एम्बेसी से राव बोल रहा हूँ। हाँ राव साहब बोलिए। मिस्टर केडी पाठक, इंडियन इंटेलिजेंस को एक खास काम के लिए आपकी जरूरत है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। राव साहब मैं एक वकील हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमें एक होनहार वकील की जरूरत है। एक केस लड़ना होगा आपको। भारत से बहुत दूर मुल्किस्तान में। मुल्किस्तान में? वहां क्यों? केस की पूरी जानकारी भिजवा दी गई है, वो आप तक पहुंचती होगी। मिस्टर पाठक, देश का भरोसा और उम्मीद अब आप पर है। ऑल द बेस्ट। जी। मिस्टर केडी, अब तक तो आपको पता लग गया है कि केस को लड़ने के लिए आपको मुल्किस्तान जाना है। जी मिस्टर राव का फोन आया था, कह रहे थे कि इसकी सारी जानकारी आपसे मिलेगी। ये रही इस केस की सारी जानकारी। ये लड़की आपके क्लाइंट सुनैना शर्मा, हमारे इंटेलिजेंस की सबसे बेहतरीन जासूस। आपको इसी की तरफ से केस लड़ना है। केस के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। मुल्किस्तान में हकमी परिवार काफी रईस और सफल व्यापारी है। हींग, किशमिश, ऊनी कपड़े, ये सारी चीजें वो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ भी परिवार और व्यापार फरजाम हकमी चलाता है। उसका एक खास नेचर मैं आपको बता दूं, काफी शौकीन और अय्याश टाइप का आदमी है। आज से ठीक 3 महीने पहले हमारी इंटेलिजेंस टीम को यह खबर मिली थी कि फरजाम भारत में हमले के लिए पैसे डाल रहा है, लेकिन अफसोस हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसकी सही जानकारी के लिए हमें जरूरत थी एक काबिल जासूस की। तो हमारी नजर में सुनैना से बेहतर कोई और नहीं था। तो सुनैना अपना नाम बदलकर गुलनाज के नाम से फरजान के घर में नौकरानी का काम करने लगी। मिस्टर केडी, परसों तक तो हमारा मिशन बिल्कुल सही चल रहा था। पता नहीं कैसे एकाएक फरजाम का खून हो गया। उस खून के इल्जाम में गुलनाज पकड़ी गई।
लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गुलनाज को कोई फंसा रहा है। मिस्टर पाठक, हमारी मुश्किल यह है कि भारत सरकार इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस में भेदी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल नंबर 1, भारत सरकार का उनसे कोई भी ताल्लुकात नहीं होता, न बताने के लिए और न जताने के लिए। और रूल नंबर 2, भेदी की मौत तक भी भेदी का भेद नहीं खुल सकता। यहां तक कि उसके अपनी मां बाप के सामने भी। और मिस्टर केडी, हमें जरूरत है कि उसकी पहचान छुपाए रखकर उसको बचाना, और यह काम सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इतनी बेहतरीन और काबिल जासूस को खोना नहीं चाहते। आपके और आपके असिस्टेंट की कल सुबह 5 बजे की फ्लाइट बुक्ड है। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, हमें किसी भी कीमत पर 24 घंटे के अंदर उसे बचाना है, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। ये अदालत किसी खास जिले या शहर के दायरे में नहीं आता। इसके अपने अलग ही नियम और कानून होते हैं, और आपको उनके ही नियमों के हिसाब से केस को लड़ना होगा। वहां जाने के बाद कुछ चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। उस अदालत की एग्जैक्ट लोकेशन हमें अभी तक पता नहीं चल सकी है, इसलिए अदालत कहां है ये आपको खुद ढूंढना है, और वहां तक जाने का रास्ता भी। और हाँ, एक बात का ख्याल आप जरूर रखिएगा कि सुनैना की असलियत किसी भी कीमत पर खुलनी नहीं चाहिए। एक और आखिरी बात, वहां पहुंचने के बाद आप किसी भी वजह से हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकते, और नहीं अपने लिंक दिखा सकते। ओके। अरे सुनिए ना, आपको पता है अदालत यहाँ कहाँ है? अरे यहाँ कहाँ हो सकता है? अरे पता तो होगा आपको। अरे आप तो यहाँ के रहने वाले। क्या हुआ, नहीं बताया? सो कोई भी अदालत के बारे में बताने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बच्चा देख रहा है? हाँ सर। वो बताएगा। ठीक है सर, पूछता हूँ। और ऐसे नहीं बताएगा। फिर कैसे बताएगा सर? जा। ओ बच्चे मेरी बात सुनो। बच्चे, यहाँ पे अदालत कहाँ है? कल दुकान के बाहर बात करता था, 4 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, गवाह है हमारे पास। वो काली मेरे को मेरी बहन के बारे में पूछी और मैं बता रहा था कि आज बात करता है, कल को हाथ पकड़ेगा। हमारे मुल्क को नापाक करता है ऐसा शख्स। कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर। माँ के खुदा के दरबार में मंगना, यहाँ से सजा दी जाती है। जो इसे
हाँ उसको बुलाया जाए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये लड़की फरजाम हकामी के घर पर काम करती थी और इसने उनका चाकू से हमला करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसे बेड़ियों से जकड़कर घसीटते हुए सड़क पर ले जाया जाए। अब पत्थरों से। एक मिनट सर, एक मिनट। आपके फैसले के बीच मुझे बोलने का हक तो है नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप फैसला सुनाएं उससे पहले इस लड़की के पक्ष में जो दलील है वो सुन लें। तो कौन है तुम? किधर से आए? योर ऑनर, मेरा नाम केडी पाठक है। मैं एक वकील हूँ, भारत से आया हूँ और इस लड़की का केस लड़ना चाहता हूँ। ओनर अपने घर में रखो। भारत से आया, भारत से केस लड़ेगा? अरे हम केस समझ चुका है, पूरा केस समझ चुका है। तुम जाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, इधर अपना वक्त खराब मत करो। लेकिन जज साहब, मेरी दो बातें तो सुन लीजिए। नहीं मानेगा, उड़ा के भाग हटो से। वो अंदर कैसे घुस कर आया था? सारा मुंह का जायका खराब कर दिया। तुम सब जाओ, जाओ यहां से, इसको भी लेके जाओ। इसका फैसला हम कल करेगा, कल ले जाओ इसको। सच हम यहाँ आ गए। अब तक तो वो लोग बंदूक लेकर हमें ढूंढने निकल गए होंगे और जज साहब हमें खुद धमकी दे रहे थे। अनंत कह रहा था कि यहाँ इन लोगों के अपने ही तौर तरीके हैं, अपना ही कानून। सब तक तो उन्होंने गुलनाज का फैसला भी सुना दिया होगा। अब क्या करेंगे हम? चलो तुम, कौन है तुम लोग? हमारे भाई का साथ तो किया, उसको माफी तुम्हें नहीं मिलेगा। रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसे। चलो भागो यहां से, भागो भागो, खोल इसे। ओह ओह, कौन लोग था? कौन लोग था? चाचा, अरे हमारे हाथ में बंदूक होता ना, साले को गोली मार देते हम। वो तुम लोग वही हो ना, केडी पाठक? एक बात हमारी समझ में नहीं आया, तुम जैसा पढ़ा लिखा वकील हमारे मुल्किस्तान में एक मामूली से नौकर को बचाने के लिए आया, क्यों? एक भाई के लिए जनाब, ये बहरांग है, गुलनाज का बड़ा भाई। भाई, ये हमारे यहाँ चादर शॉल इत्यादि बेचता है।
जब इसे अपनी बहन के बारे में पता चला तो मेरे पास आया। रिश्तों में बहुत ताकत होती है जनाब। जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो मैं इसकी बहन को बचाने चला आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साबित किया जा रहा है वो एक तरफा है। अगर आप मुझे एक मौका दें गुलनाज की कहानी सुनाने का तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे बेगुनाह साबित कर दूंगा। क्या हुआ जनाब? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो इमरान के भाई और उसके चमचे ने आज हमारे ऊपर हमला किया। उसके भाई को हमने मौत की सजा सुनाई थी ना, उसका बदला लेने के लिए हम पर हमला किया। इत्तेफाक से अदालत से निकलते वक्त हमारे पास रिवॉल्वर नहीं थी, वरना खुदा की कसम उसको वहीं गोली से भून देता ही। आप फिक्र मत करो जनाब, मैं आज उसको खत्म कर दूंगा। रुक जाओ। गोली मारने के बाद उसकी नाक पर उंगली करके देखना कि उसका सांस बाकी है या नहीं, जहन्नुम रसीद हुआ या नहीं। जी जनाब। जनाब आपके पास में बंदूक भी नहीं था, तो फिर आप बचकर कैसे आए? था एक फरिश्ता जिसने हमारा जान बचाया। कौन था वो? एक वकील जो हिंदुस्तान से हमारे मुल्क तक आया मुकदमा लड़ने के लिए। हिंदुस्तान से यहाँ तक? बड़ा अजीब बंदा है, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। खुदा उसकी मदद करे, सलामत रखे उसको। अगर आज वो ना होता तो हम तुम्हारे सामने जिंदा नहीं बैठा होता। हम दुआ करेगा खुदा हर कदम पर उसकी मदद करे। मुंसिफ आजम, फैसला सुनाओ जल्दी जल्दी, ताकि शैतान को खत्म कर दे। नहीं रुकिए ना, इतनी जल्दी क्या है? तो तुम फिर आ गया? हाँ, मैं वो जज से। ओए इसको बाहर ले जाओ, इसको बाहर ले जाकर फेंको। ओए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये भारत से आया इस लड़की का जान बचाने का, और वो जो उसके साथ में खड़ा है ना लड़का, वो इसका भाई है। और कल ये इसने भी हमारा जान बचाया था। कसम है खुदा का, मन करते है इसको एक और मौका दिया जाए। ओए आप कुछ बेच नहीं होगा, ले जाओ इसको और गोली से उड़ा दो। खाने दो इसका गोश्त शहबाज को। नहीं, वो तो खा ही लेंगे, लेकिन देखिए अल्लाह भी अपने बंदे को एक आखिरी मौका देता है। आप भी अगर मुझे एक आखिरी, बाकी अदालत आपकी है, कानून आपका है, मर्जी आपकी। कार्रवाई खत्म हो चुकी, फिर भी हम तुमको 20 मिनट देता है। इस 20 मिनट के अंदर तुम कोई गवाह, कोई सबूत या ये साबित करो कि ये लड़की बेकसूर है, तो फिर हम सोचेगा। जी मंजूर है। अभी सब लोग बैठो, बैठ जाओ, बैठो। गुलनाज, घबराओ मत। जनाब को बताओ कि कत्ल के समय तुम कहाँ थी। गुलनाज, खून के समय तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? अगर ये लड़की बेकसूर है, इसे कत्ल नहीं किया, तो ये चिल्ला चिल्ला कर अपना बेगुनाही का सबूत देती।
केडी साहब अपना भी वक्त जाया करता है और हमारा भी वक्त जाया करता है। जाओ अपना मुल्क में जाओ, उधर वकीली दिखाओ। मैं आपके पहले गवाह से कुछ सवाल करना चाहूंगा। ओ वकील, जो कुछ पूछना है जल्दी जल्दी पूछो। हमको इस लड़की का कत्ल करके ही चैन मिलेगा। जी सब जल्दी जल्दी पूछता हूँ। तो ये हकामी साहब जो हैं वो आपको कैसे पुकारते हैं? वो क्या बोल के बुलाता था? वो कितना अहमक सवाल पूछते हैं तुम हमसे। कोई हम चाचा है तो हमको चाचा ही बोलेगा, चूचू नहीं। हाँ चाचा ही तो बोलेगा। तो चाचा जी ये बताइए कि हकामी साहब के साथ एक दिन में कितनी बार आपकी मुलाकात होती है? अजीब बात पूछते हैं। एक घर में रहता है, कितना बार मिलता है, कितना बार नहीं मिलता है, उसका हिसाब किताब रखेगा। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। ये बताइए कि आपने देखा था खून होते हुए? देखा, आपने कहा कि आपने देखा था। अरे भाई हम खून होते हुए देखा, करबला का जमीन नहीं देखा। वो ये लड़की वो हमारी आंखों के सामने मेरा भतीजे का चाकू से ठोक ठोक कर कत्ल कर दी। वो हम अपनी आंखों से देखा, कसम खुदा का। आपने अपनी आंखों से इस लड़की को आपके भतीजे के सीने में छुरा घोंपते हुए देखा। तो क्या खून के समय, खून के वक्त क्या पहना हुआ था खूनी ने? तुम लोग क्या पहनते हैं? वो बुर्का पहना था। बुर्का में था। तो जिस औरत ने हत्या की या जिस व्यक्ति ने, आपने देख के ही, बुर्के को देख के अंदाजा लगा लिया कि वो गुलना सी, क्योंकि इनका चेहरा तो दिखा नहीं होगा ना आपको बुर्के, अंदाजा है आपको। अंदाजा कैसे बात करता है तुम? तो पहचाना कैसे आपने कि वो औरत को पहचानने के लिए हमको देखने का जरूरत नहीं है, उसका आप अंगूठी देखकर हम पहचान लिया। अच्छा, उसका हाथ की अंगूठी को देखकर आपने इसे पहचाना। तो खून होते हुए देखा आपने, तो कहां से देख रहे थे आप खून होते हुए? हम अपना घर का दहलीज के बाहर से देखा। तो जहां खून हो रहा था, चाकू घोंपा जा रहा था, और जहां आप खड़े थे कितना फासला था? ये कोई 10 फीट? 10 फीट दूरी पर आप थे। और रोशनी कितनी थी वहां? वो रोजाना जैसे रहता है वैसे ही था। वो कमरे में बल्ब चलता था। तो वो जो गलियारे में बल्ब थी, वो कितने वाट की थी बल्ब? वो हमको क्या मालूम कितने वाट की थी? ओ बच्चा, वो कितने वाट का बल्ब थी? 100 वाट की। पर जुम्मे के बाद के दिन जब चाचू से घर पे लड़ाई हुई थी ना, तो फिर उन्होंने गोली मार के फोड़ दी थी। फिर से एक बार अब्बू ने फोड़ी थी, और फिर आखिर में 60 वाट की लगाई थी। 60 वाट की थी? 60 वाट। योर ऑनर, माफ करना जनाब, 70 साल के शख्स जिन्हें केवल एक ही आंख से दिखाई देता है, वो 10 मीटर की दूरी से 60 वाट की बल्ब की रोशनी में बुर्के के अंदर किसी औरत को छोटी सी अंगूठी को देखकर पहचान ले, ये बात जरा हजम नहीं, अजीब बात है ना? अजीब है। तुम हम पे शक करते है? ओ वकील, तुम हम पे शक करते है? हम तुमको अभी दिखाते। अभी तुमको यकीन हुआ? ओ वकील, तुम एक जंगी से बात करता है, एक जंगजू से बात करता है, एक फौजी से बात करता है, एक अफसर से बात करता है। क्षमा चाहता हूँ, और कोई शक था भी तो आपकी निशानीबाजी देख करके अब कोई शक नहीं रहा मेरे मन। बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे। ये जो मेरे हाथों में अंगूठी है, ये चांदी की अंगूठी लाल पत्थर वाली, ये आपको नजर आ रही है वहां से? साफ साफ दिखता है, लाल पत्थर, बड़ा पत्थर। लाल पत्थर, बड़ा पत्थर। ये जनाब चांदी की नहीं, सोने की अंगूठी है, और जिस पत्थर को ये लाल कह रहे हैं वो पीला पत्थर है। तो
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निशानेबाजी करने में और बुरके में किसी औरत को पहचानने में बहुत फर्क होता है। शायद इनसे वही भूल हुई होगी। आप बैठिए। जनाब, हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। सोचने वाली बात है कि ये कत्ल करके गुलनाज को क्या मिलता। हम बताते तुमको। एक तो तुम इतना देर से आया, अधूरी कहानी सुना और ऊपर से इतना शोर मचाता है। हम तुमको पूरी कहानी सुनाता है। हम नाजिया बीवी को भी बुलाता है। नाजिया बीवी को लेके आओ। आइए नाजिया बीवी। ये जनाब केडी हैं। इनको बताओ कि कत्ल होने के 2 दिन पहले घर में क्या क्या हुआ था। जनाब, फरजान साहब उस शाम बहुत गुस्से में थे। उन्होंने छोटी सी गलती के लिए गुलनाज को बहुत मारा और इस औरत ने उसका बदला लेना चाहा। लेना क्या चाहा? ले लिया। उसने अपने मालिक का कत्ल कर दिया और उसकी चश्मदीद गवाह है नाजिया बीबी। पूछो, क्या सवाल पूछना, पूछो इससे। कैसे पहचाना आपने इन्हें? हमने इसे भागते हुए देखा। ये बुरखे में थी, पर हमने इसकी चाल से पहचान लिया कि ये वही है। चाल से मतलब? इसे जब मार पड़ी थी तो इसके पैर में बहुत चोट आई थी। ये ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और जब हमने इसे खून कर कर भागते हुए देखा तब ये लंगड़ा रही थी। जनाब, अगर बुर्का पहन के लंगड़ाने से शक मेरी मुवक्किल पर आ जाता है तो ये तो खूनी के लिए बहुत ही आसान रास्ता रहा होगा। उसे पता रहा होगा इनके पैर में चोट के बारे में और बस वैसा ही उसने किया और फंसा दिया इन्हें। चलिए कोई बात नहीं। उस शाम जो हुआ वो ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ थी? आपने कहा आप बावर्ची खाने में थी। उसके कुछ देर बाद ही खून हुआ। कितने कितने बज रहे थे तब? समय क्या हो रहा था? करीब 7। सारे मेहमान खाना खा के जा चुके थे और हम दोनों ने साथ में बर्तन साफ किए। हाँ, 7 बज रहे होंगे। 7 बजे होंगे। और फिर क्या हुआ? पर हाँ, इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। हमने इसे आराम करने के लिए कहा और ये भंडार खाने में चली गई। क्यों? भंडार खाने में क्यों? जनाब, नौकर को कमरा कहाँ मिलता है, ये भंडार खाने में ही रहती थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? करीब 10 मिनट बाद हमने बाकी के बर्तन साफ किए और रसोई बंद करके जा ही रहे थे कि हमने चाचा जान की चिल्लाने की आवाज सुनी और जब मैं वहां पहुंची तो मैं इसे लंगड़ा के भागते हुए देखा। जनाब, इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। नाजिया बीबी, तुम जा सकता है। शुक्रिया। हो गया जनाब। केडी। जनाब, ये क्या हो रहा है? वही गवाह, वही सबूत, वही सब बातें। अब इतना सब हो ही गया तो हकामी साहब के बेटे से भी पूछ लो। इजाजत है। बेटा आना, जरा इनसे बात करना। बताओ इनको आगे क्या क्या हुआ था, बताओ। मैंने इसको कत्ल करके भागते हुए देखा था। भागते हुए क्या, मैंने उसको पकड़ा भी, पर मुझे धकेल कर अंदर चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो कहाँ वो भंडार खाने? हाँ। तो इजाज बताओ कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि गुलनाज ही थी? क्योंकि इसके कपड़े से हींग की खुशबू आ रही थी और भंडार खाने में हम हींग रखते हैं ना, इसलिए हमेशा तेज हींग की खुशबू आती है। हींग की खुशबू सूंघी, देखा नहीं इनको तो। जनाब, अब तक कोई ऐसा गवाह नहीं है जिसने साफ साफ गुलनाज को कत्ल करते हुए देखा हो या ऐसे वहां से भागते हुए देखा। किसी ने दूर से अंगूठी को पहचानी या फिर किसी ने किसी को लंगड़ाते हुए देखा या फिर किसी ने हींग सूंघा। जनाब, इस सबूत के बिना पर हम गुलनाज को खूनी करार कैसे दे सकते हैं? कमाल है जनाब,
सारा का सारा हकामी परिवार इस कत्ल का गवाह है, लेकिन तुम हो कि यकीन करने को तैयार ही नहीं। ऐसे लगता है जैसे कसम खाया तुमने। ठीक है जाज़मिया, इनको एक बार दोबारा बताओ हुआ क्या था। ठीक है जाज़मिया, इनको एक बार दोबारा बताओ हुआ क्या था। जल्दी! ओए दरवाजा खोलो! ओए खोल! ओए खबीज कौन है? ओए खोलो दरवाजा! दरवाजा खोलो यार! ओए क्या हो चचा? ओए कुरियर दे! ओए खोल दरवाजा! ओए खत्म कर दो इसको! इसने हमारी जान, हमारे भतीजे का कत्ल किया है। हाँ, मार डालो इसे, मार डालो। ओए खत्म कर दो इसको! नहीं चाचा, हो इतनी आसानी से नहीं, वो इसको अदालत लेके जाएगा और सबके सामने इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएगा, और ताकि दोबारा ऐसा करने के बारे में कोई सोच न सके। मैं चला इसको। चलना। लेके जाओ! सुन लिया, वो अंदर भागी, दरवाजा तोड़ा, यही औरत खून से लथपथ थी। अभी भी शक का गुंजाइश है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर ये भागना चाह रही थी तो ये घर के बाहर भागती, घर के अंदर क्यों भागी? कहाँ है दरवाजा बाहर जाने का? गलियारे की दूसरी तरफ। सोचने वाली बात है जनाब, गलियारे के उस तरफ दरवाजा था, तो अगर इसे भागना होता तो ये दरवाजे की तरफ भागती और बाहर भाग जाती। क्यों ये घर के अंदर भागी जहां सारे लोग थे, और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? क्यों ये अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? जनाब आपका बात मान लिया कि गुलनाज कातिल नहीं है, तो कत्ल किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं है आपको लगता है कत्ल हुआ ही नहीं? खून हुआ है। खून किसने किया है ये पता लगाने के लिए मैं एक दिन की मोहलत चाहता हूं। देखिए जनाब, अगर ऐसा नहीं किया तो एक बेगुनाह को न बचा पा और एक बेगुनाह को सजा देने का काम हम जिंदगी भर उठाते रहे। प्लीज। ओए चुप हो जाओ, बैठ जाओ। यहां फैसला हम करेगा। जो आदमी 20 मिनट के अंदर इतना कर सकता है तो उसको एक मौका और दिया जाए। बेटी, हम तुमको कल 4 बजे तक का टाइम देता है। अगर कल 4 बजे तक तुमने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया तो फिर हम पुराने सबूतों के बिना पर पुराना फैसला सुनाएगा। मंजूर? जी मंजूर है। तो फिर इस लड़की को कल तक काल कोठरी में रखा जाए। ले जाओ इसे। कुछ तो करना पड़ेगा वरुण, ठोस सबूत ढूंढने पड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर उसने ये खून किया नहीं तो चुप क्यों है? खून के समय कहाँ थी वो? मिलके पूछना पड़ेगा इससे। पर कैसे? पता नहीं, सोचता हूं। एक और बात, हकामी परिवार के घर के बारे में, उनका जो स्टोर रूम है उसके बारे में सब कुछ पता लगा। सब वो लोग आसपास भी अगर हमें देखेंगे तो 1 सेकंड में गोली मार देंगे। कौन मदद करेगा हमारी? वो लड़की नाजिया मदद करेगी। तू घुस जा घर में। पर सर मैं अंदर जाऊंगा कैसे? वैसे ही जैसे खूनी अंदर गया था। कॉमन सेंस वरुण। सर खुदा के लिए जाने दो मुझे।
नाज़ा बीबी, मेरी मदद करो, मेरी बहन को बचाने में मेरी मदद करो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर मुझे किसी ने देख लिया कि मैं किसी अनजान आदमी से बात भी कर रही हूँ तो हम दोनों को मार देंगे। यहाँ चारों तरफ दुश्मन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं नाज़ा बीबी, ऐसा मत बोलो। सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम चले जाओ यहाँ से। नाज़ा बीबी, अपनी दोस्त को बचाने के लिए भी नहीं। सुनैना, मेरा नाम केडी पाठक है। मुझे हिंदुस्तान से भेजा गया है तुम्हें बचाने के लिए। मैं जानता हूं तुमने किसी का खून नहीं किया, निर्दोष हो तुम। मुझे बताओ कि खून के वक्त कहां थी तुम? मैं घर के बाहर बाग में थी। बाग में क्या कर रही थी? मैं हर शाम को बाग में जाती थी और यहाँ की सारी जानकारी इंटेलिजेंस टीम तक पहुंचाती थी। अब ये तो मैं किसी हाल में भी नहीं बता सकती और इस खून के आरोप का विरोध भी नहीं कर सकती। वो तो मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ कि दरवाजे से तुम कमरे के भीतर गई, कमरे के बाहर कैसे गई थी? उसी खिड़की से बाहर गई थी। क्या हुआ था उस शाम? पता नहीं, मैं वाकई में नहीं जानती। उस खून के बारे में मैं वाकई में कुछ नहीं जानती। उस दिन वैसे भी घर में बहुत सारी चीजें हो रही थी और मेरा ध्यान बस उस जानकारी को भिजवाने में ही लगा हुआ था। सरदर्द के बहाने में कमरे में गई, फिर दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। अपना बुर्खा उतार कर तुम बाहर गई थी? बुर्खा उतार के इसलिए गई थी क्योंकि अगर एक भी दाग गलती से भी लग जाता तो कोई भी पूछ लेता, इसलिए मैं हर बार बुर्खा अंदर रखकर ही बाहर जाती थी। मैं अपना काम ही कर रही थी कि अचानक से मैंने उसी खिड़की में से किसी को बाहर निकलते हुए देखा और बस कुछ ही पल भर में वो परछाई अंधेरे में कहीं खो गई। फिर मैंने दरवाजे पे शोर सुना तो मैं भाग के अंदर आई, बुर्का पहना फिर उन्हें वो चाकू कमरे के अंदर ही मिला। आपने किसी को खिड़की से कूदते हुए देखा था, किसी को अंदर जाते हुए देखा था? नहीं, दरवाजा तो बंद था और मैं खिड़की के बाहर। मैं 2 महीनों से फरजाम हकामी पर नजर रखे हुई थी।
हमें इस बात का पूरा यकीन था कि हमारे मुल्क के दुश्मनों को हथियार और योजनाओं के लिए हकामी के व्यापार से ही पैसे दिए जाते हैं, पर उसे पकड़ने के लिए मैं कोई पुख्ता सबूत और सही मौके के इंतजार में थी। अरे देखो, काल कोठरी में विलाप हो रहा है। अरे ये तो वही वकील है। यकीन नहीं आता कि बकरा अपनी गर्दन खुद कसाई के हाथ में देने आ गया। क्या बात है, आज हलाल खाएंगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।